स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन स्टडी कर रहे थे एंड इंस्ट्रक्शंस में डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने स्टडी कर ली। ट्रांसफर ग्रुप एंड अरिथमेटिक ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप, ब्रांच ग्रुप। एंड ब्रांच ग्रुप में हम लोगों ने कल के लेक्चर में ये जंप इंस्ट्रक्शन स्टडी की, कॉल इंस्ट्रक्शन स्टडी की। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. थैंक यू। एंड ठीक है, जंप इंस्ट्रक्शन स्टडी की, कॉल इंस्ट्रक्शन स्टडी की, एंड एक इंस्ट्रक्शन और हम लोगों ने स्टडी की है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन, सॉरी रिटर्न एंड रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन इतनी हम लोगों ने स्टडी की। जंप इंस्ट्रक्शन में क्या फंक्शन होता है कि जो भी एड्रेस स्पेसिफाइड होता है उस लोकेशन पे प्रोग्राम जंप करता है और उसके बाद उसी लोकेशन के बाद से फिर कंप्लीट हो जाता है प्रोग्राम। ऑल लोकेशन में क्या है कि मतलब बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है जंप एंड कॉल में, बिकॉज जो मतलब ये कह सकते हैं कि एड्रेस पर जंप करने का जो टास्क है वो दोनों ही इंस्ट्रक्शंस में हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जैसे कि हम ये जंप की बात करेंगे तो जो जंप का भी किसी भी जंप इंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे तो हर एक जंप इंस्ट्रक्शन के बाद जैसे एड्रेस यहाँ पर स्पेसिफाइड है हर एक के बाद, तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पर ये जंप कर रही है इंस्ट्रक्शन। बट जैसे कि हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन की, तो कॉल इंस्ट्रक्शन में भी हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर भी एड्रेस स्पेसिफाइड है और उस एड्रेस पर यहाँ पर भी हमें जंप ही करना है, एक तरह से कह सकते हैं। बट द डिफरेंस इज कि इन प्रीवियस केस क्या है कि जैसे करंट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट हो रही है उसके एग्जीक्यूशन के बाद वो जो भी एड्रेस स्पेसिफाइड है वहां जंप करेगा और उसके बाद वहीं से प्रोग्राम को रन करेगा और कंप्लीट एंड तक जाकर के स्टॉप हो जाएगा। बट इन केस ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन में क्या है कि जिस भी करंट कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को, लाइक जैसे कि बहुत सारी लाइंस इस तरह से कोडिंग्स लिखी हुई है एंड बिटवीन दिस इट इज कॉलिंग अ सब रूटीन। आप सब रूटीन के केस में क्या होगा कि इन दिस केस की सब रूटीन, मान लीजिए ये कुछ 4-5 लाइन का सब रूटीन है, सब रूटीन को उसने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद में रिटर्न इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो वापस इस पोजीशन पे रिटर्न आ जाएगा और फिर इस प्रोग्राम को रन करेगा रिमेनिंग प्रोग्राम। बट ये चीज जंप में नहीं होती है। जंप में वो जिस भी एड्रेस पे जंप करेगा उस एड्रेस से बाद की जितनी इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं स्लाइट डिफरेंस है। ऑलमोस्ट जो फंक्शन है वो सेम है, बट जब आप उसके डीप में जाएंगे कि व्हाट एग्जैक्ट फंक्शन इज बीइंग डन हियर, तो यू विल फाइंड द डिफरेंस कि जंप एंड कॉल में क्या डिफरेंस है एक्चुअली। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, जैसे कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में हम कोड्स नहीं लिख रहे हैं, हम इसी में लिख रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ कोड्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन बिटवीन मान लीजिए इस पॉइंट पर जंप इंस्ट्रक्शन आई और जंप इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस स्पेसिफाइड था उसको हम ये कह देते हैं, मान लीजिए कि इस जगह पर जंप करना है और उसको एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये यहाँ से जंप होकर के डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा और बियॉन्ड दिस वो सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, या यही जंप
यहाँ पर कहीं पर आ सकता है। तो ये जो इन बिटवीन इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब ये जंप इंस्ट्रक्शन होगी, यहीं से एग्जीक्यूशन करके कंप्लीट कर देगा। बट जब हम कॉल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कॉल इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी लाइंस का प्रोग्राम है, और जो कॉल इंस्ट्रक्शन आई वो इस पॉइंट पर आई, इस पॉइंट पर हमने एक कॉल इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई कर दी। अब एट दिस पॉइंट क्या होगा, इसके एग्जीक्यूशन के बाद एक कोई एड्रेस जो भी गिवन होगा, लाइक इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस गिवन है, तो इसके इंस्ट्रक्शन के पास जो भी सब रूटीन प्रोग्राम गिवन होगा उस प्रोग्राम को ये रन करेगा। और रन करने के बाद में फिर हम वहां पर रिटर्न इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करेंगे। रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, उसको वापस इसी पॉइंट पर रिटर्न कर देगी और रिमेनिंग प्रोग्राम रन। जंप में क्या है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप कर दिया गया। तो जंप प्रोसेस क्या है, लाइक जैसे हम लोग भी जंप करते हैं, तो जंप करने में क्या है कि हमने कुछ पार्ट को स्किप कर दिया। जब भी हम जंप करते हैं तो हम लोग कुछ पार्ट को स्किप कर देते हैं, लाइक 1 मीटर 2 मीटर जितना भी जंप कर पाए उतने पार्ट को हमने स्किप कर दिया। बट कॉल इंस्ट्रक्शन में क्या है कि स्किपिंग नहीं होती है, हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्किप नहीं कर रहे हैं। हम लोग जैसे ही उस सब रूटीन को रन कर देंगे, उसके बाद वापस से जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वहां से एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट कर देंगे। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। एंड रिटर्न का तो इसी में हमने बता ही दिया आपको कि रिटर्न तो सब रूटीन से वापस हम लोगों को रिटर्न लेकर के आने के लिए एक इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, बिकॉज कॉल तो आपने कर लिया सब रूटीन को, बट वहां से रिटर्न कैसे होंगे। तो रिटर्न के लिए क्या करना होगा, हमें रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी, RET, जिसको कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ठीक, ये रिटर्न। अब रिटर्न में भी क्या है कि अगेन जो है या तो अनकंडीशनल हो सकता है या कंडीशनल हो सकता है, तो हम विदाउट एनी कंडीशंस भी रिटर्न हो सकते हैं और विद कंडीशंस भी रिटर्न हो सकते हैं। रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस भी हैं। रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि यहाँ पर जब भी ये रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन आती है RST-N की, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो RST-N के केस में हमारे पास में कुछ सेवरल इंस्ट्रक्शन है, टोटल 8 इंस्ट्रक्शन। तो इन इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि हर एक की रिस्टार्ट की लोकेशन गिवन है। जैसे ये इंस्ट्रक्शन आएगी, इट विल रीस्टार्ट फ्रॉम द लोकेशन अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन, लाइक जैसे RST 0 गिवन है, तो इट विल रीस्टार्ट फ्रॉम दिस लोकेशन। ये लोकेशन क्या है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड लोकेशन है, जहां पे जैसे ही RST 0 आएगी, माइक्रोप्रोसेसर को ये पता है कि उसे ये 4 टाइम 0 लोकेशन पर जंप कर जाना, वहां से फिर से रिस्टार्ट करना है। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन अगर RST 1 आ गई तो माइक्रोप्रोसेसर को पता है कि 0008 लोकेशन से रीस्टार्ट करना है। तो रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन का फंक्शन सिर्फ इतना है कि जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग लोकेशन से प्रोग्राम को रिस्टार्ट कर दें। नेक्स्ट फिर PCHL है। PCHL भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। PCHL के केस में क्या है कि जंप टू द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय HL पेयर, बिकॉज हम इस HL रजिस्टर को भी एड्रेस स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। तो इन केस की वी रिक्वायर कि वी हैव टू जंप टू द एड्रेस प्रोवाइडेड इन HL रजिस्टर पेयर, so we will use this instruction PCHL. नेक्स्ट फिर बात करते हैं स्टैक, IO एंड मशीन कंट्रोल। तो मशीन कंट्रोल ग्रुप में क्या है कि यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड की गई हैं जिन इंस्ट्रक्शंस को मतलब ये कह सकते हैं रिलेटेड टू मशीन्स कंट्रोल। मतलब दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिलेटेड टू द मशीन कंट्रोल। अब मशीन कंट्रोल में क्या है कि जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे अभी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की, जिनसे कि हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जिन पोर्ट से कनेक्ट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन लिखना है, तो इट मींस कि वी आर कंट्रोलिंग मशीन कि जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस या मशीन कह सकते हैं कनेक्टेड है, उनको हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनकी फंक्शनिंग यहाँ पर अफेक्ट होगी। तो अब जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें किसी इनपुट डिवाइस से डेटा लेना है। अब डेटा इनपुट कराने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें उस इनपुट डिवाइस के पोर्ट एड्रेस को एक्टिवेट करना होगा जिस पोर्ट से इनपुट डिवाइस कनेक्टेड है।
क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में क्या है कि हम हर एक डिवाइस को इनेबल या डिसेबल करते हैं बाय सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल। तो इन द सेम वे हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के भी पोर्ट्स या पोर्ट एड्रेस स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, सो दैट कि माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चले कि हाँ हम किस इनपुट डिवाइस से डेटा को इनपुट ले रहे हैं या किस पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस पे हमें डेटा को सेंड करना है। तो हर एक आउटपुट डिवाइस के जो पोर्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो हमें उसके लिए हर एक डिवाइस के पोर्ट एड्रेस को स्पेसिफाई करना। तो इन द सेम वे जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है, दिस इंस्ट्रक्शन इज IN और स्पेस देके पोर्ट एड्रेस दिया हुआ है। जैसे कि देखिए ये एक एग्जांपल दिया हुआ है IN0। तो IN मीन्स कि हम इनपुट ले रहे हैं यानी इनपुट पोर्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं, एंड 01 इज द पोर्ट एड्रेस ऑफ दैट इनपुट डिवाइस। मीन्स 01 से वो इनपुट डिवाइस कनेक्टेड है, 01 नंबर पोर्ट। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही हम ये इस इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे लाइक IN01, इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो क्या होगा कि द एड्रेस ऑफ द IN01 जैसे ही लिखेंगे तो क्या होगा कि इस पोर्ट पर इस इनपुट पोर्ट से जो भी डेटा आ रहा होगा वो डेटा कहाँ चला जाएगा, वो डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि इनपुट आउटपुट पोर्ट की जब भी हम बात कर रहे हैं तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्यूमुलेटर। अगर हम इनपुट पोर्ट से एड्रेस ले रहे हैं तो इट विल कम टू एक्यूमुलेटर, और जब हम अभी आउटपुट की बात करेंगे तो जो भी आउटपुट डिवाइस पे डेटा जाएगा तो वो डेटा कौन सा होगा, एक्यूमुलेटर का डेटा होगा। तो ये तो IN इंस्ट्रक्शन हो गई, हमने डेटा इन किया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आउट इंस्ट्रक्शन। आउट इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सेम है, जैसे हमने IN के लिए इन इंस्ट्रक्शन के लिए IN निमोनिक यूज किया है, आउट इंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, आउट निमोनिक यूज करेंगे। आउट और उसके बाद में एक स्पेस देकर के पोर्ट एड्रेस स्पेसिफाई करें। तो अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है आउट 00, तो जो 00 एड्रेस है तो उस पोर्ट पर जो भी आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होगी उस आउटपुट डिवाइस पे क्या होगा, एक्यूमुलेटर का डेटा चला जाएगा। और आप जैसे अगर वो डिवाइस डिस्प्ले डिवाइस है तो एक्यूमुलेटर का डेटा उस डिवाइस पर डिस्प्ले हो जाएगा। प्रिंटर डिवाइस है तो उस डिवाइस से एक्यूमुलेटर का डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो जिस भी तरह की आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होगी उस डिवाइस में हमारा एक्यूमुलेटर का डेटा सेंड हो जाएगा। इसी तरह से कुछ अदर और इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे पुश RP, पुश PSW। ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं पुश से रिलेटेड और दो इंस्ट्रक्शंस हैं पॉप से रिलेटेड। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे से जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं। तो पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर से रिलेटेड हैं। हमने आपको स्टैक पॉइंटर का फंक्शन बताया था जब हमने 8085 का आर्किटेक्चर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ये जो पुश RP इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, पुश और स्पेस देके RP, यानी कि यहाँ पर हम रजिस्टर पेयर स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो जब भी हम पुश के बाद में कोई रजिस्टर स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसे कि हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं PUSH और उसके बाद में हमने लाइक लिख दिया B स्पेस देख करके, तो B मीन्स कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं BC रजिस्टर पेयर की, एंड इट इज ऑफ 16 बिट। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इन दिस इंस्ट्रक्शन जब हम पुश और रजिस्टर पेयर की बात करें तो इट विल पुश द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर टू स्टैक। तो जो भी रजिस्टर पेयर में डेटा स्टोर्ड होगा उस डेटा को ये कहाँ भेज देगा, स्टैक में भेज। ऐसे ही जब हम पुश PSW की बात करें, पुश PSW में क्या होगा कि जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है उसको स्टैक पॉइंटर में ये इंस्ट्रक्शन आफ्टर एग्जीक्यूशन सेंड कर देगी। इन दिस केस क्या होगा, द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज पुश्ड इनटू द स्टैक और द कंटेंट्स ऑफ स्टेटस फ्लैग आर आल्सो पुश्ड इनटू द स्टैक, बिकॉज जो स्टेटस फ्लैग्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, एक्यूमुलेटर पे। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में क्या होगा
कि एक्यूमुलेटर का डेटा भी स्टैक में जा रहा है एंड जो स्टेटस फ्लैग हैं, जो भी सेट या रीसेट हुए होंगे सारे फ्लैग्स, उनका भी डेटा आपके स्टैक में जाएगा। और जब हम पीओपी इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो पीओपी इंस्ट्रक्शन में क्या है कि जो वर्क पुश आरपी ने किया है, इसका जस्ट अपोजिट पीओपी आरपी इंस्ट्रक्शन मीन्स कि जो भी स्टैक में डेटा सेव्ड होगा, दैट डेटा विल बी मूव्ड टू द स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर। लाइक जैसे अगर हम बीसी रजिस्टर पेयर की बात कर रहे हैं तो स्टैक में जो भी डेटा सेव होगा वो इस रजिस्टर पेयर में मूव हो जाएगा। बट जैसे कि हमने बताया था कि जो स्टैक होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जो भी टॉप में डेटा होगा वो पहले मूव करेगा। तो जो टॉप ऑफ द स्टैक में डेटा होगा, दैट डेटा विल बी मूव टू दिस बीसी रजिस्टर, और जो भी रजिस्टर यहाँ रजिस्टर पेयर की स्पेस पे प्रोवाइडेड। इसी तरह से पीओपी पीएसडब्ल्यू की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पीओपी पीएसडब्ल्यू क्या है, इस इंस्ट्रक्शन का जस्ट अपोजिट है। जो डेटा हमने यहाँ पर स्टैक में सेंड किया था, सेम रिवर्स ऑपरेशन होगा, स्टैक से डेटा आपके इसमें आ जाएगा एक्यूमुलेटर एंड पीएसडब्ल्यू। सर ये जो पुश वाला है यस। इंस्ट्रक्शन, हाँ, सर उसमें रजिस्टर से जो कंटेंट जाता है वो कॉपी होता है कि ट्रांसफर होता है? ये यहाँ पर जो भी डेटा जा रहा है वो आपका ट्रांसफर होगा डेटा। ठीक है, वी आर पुशिंग दैट डेटा टू द स्टैक। जो डेटा है तो वो वहां पुश पर वाले ट्रांसफर में हो जाएगा। ट्रांसफर होगा और पॉप वाले में कॉपी होगा? पॉप वाले में भी ट्रांसफर होगा। सर इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे कॉपी 2 बाइट्स फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक इनटू एक्चुअली स्पेसिफाइड क्या है ना, रजिस्टर। यहाँ पर जो नेमोनिक्स यूज हुए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मूव इंस्ट्रक्शन पे भी जनरेट हुआ था इसी तरह का कि जब मूव करते हैं तो डेटा कॉपी होता है या नहीं होता है। तो वहां पर तो मूव का मतलब तो हम क्या करते हैं कि डेटा को मूव कर दिया। तो वन प्लेस से अनदर प्लेस जब मूव कर रहे हैं तो डेटा क्या होगा कि फर्स्ट प्लेस से इरेज हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है माइक्रो प्रोसेसर। डेटा दूसरी जगह चला तो जाता है, बट जो प्रीवियस प्लेस है वहां पर भी डेटा रहता है। ठीक है। यस, और इसमें ट्रांसफर होता है? हाँ, ओके। अब जो लास्ट इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास में, कुछ एक दो इंस्ट्रक्शंस और हैं। जैसे हॉल्ट है, हॉल्ट का फंक्शन तो पहले भी बताया था। जैसे ही हॉल्ट इंस्ट्रक्शन आती है तो क्या होगा कि अब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रोग्राम यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, हॉल्ट स्टेट में चला जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा कि जब तक माइक्रोप्रोसेसर को एक रीसेट सिग्नल नहीं मिलेगा या इंटरप्ट सिग्नल नहीं मिलेगा, तब तक वो हॉल्ट स्टेट से बाहर नहीं आता है। ऐसे ही XTHL एक इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, एक्सचेंज स्टैक टॉप विद HL रजिस्टर पेयर। तो इसमें क्या होगा कि जो भी स्टैक पॉइंटर का टॉप है उसको हम HL रजिस्टर पेयर के डेटा के साथ में एक्सचेंज कर देते हैं। तो HL का स्टैक के टॉप पे जाएगा, स्टैक का टॉप जो है वो HL में मूव हो जाएगा। एक फिर SPHL है। SPHL के केस में क्या होगा, मूव द कंटेंट ऑफ HL पेयर इनटू स्टैक पॉइंटर। प्रीवियस केस में एक्सचेंज कर रहे थे, बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगेन फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है EI इनेबल इंटरप्ट। अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस प्रोग्राम में वी नीड टू स्पेसिफाई कि हम इंटरप्ट को इनेबल कर रहे हैं कि नहीं इनेबल। इफ वी आर इनेबलिंग द इंटरप्ट, देन ओनली कोई भी इंटरप्ट आएगी तो वो रिसीव होगी एंड अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म होगा। बट इन केस वी आर नॉट इनेबलिंग इंटरप्ट, तो इन दैट केस कोई भी इंटरप्ट रिसीव नहीं होंगी और हम इंटरप्ट को डील नहीं कर रहे होंगे इस प्रोग्राम। सिमिलरली अगर हम इनेबल जो इंटरप्ट है उनको डिसेबल करना चाह रहे हैं किसी पॉइंट में, लाइक जैसे कि वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम
और उसमें प्रोग्राम में कुछ कोड्स, कुछ लाइंस ऐसी हैं कि जिन लाइंस में अगर इन बिटवीन दैट लाइंस अगर कोई इंटरप्ट आ जाती है तो वी कैन एग्जीक्यूट दैट इंटरप्ट। तो इन दैट केस हम इंटरप्ट को इनेबल कर देंगे। बट जैसे कि कुछ हमने ऐसे कोड्स भी लिखे हैं बाद में कि जो कोड्स हम चाहते हैं कि पहले ये रन हो जाए उसके बाद ही कोई दूसरा काम हो, बिकॉज दीज कोड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इन दैट केस क्या करेंगे, हम उन कोड्स को लिखने से पहले क्या कर सकते हैं कि हम डिसेबल इंटरप्ट कर सकते हैं, सो दैट कि उसके बाद से इंटरप्ट डिसेबल हो गई। अब जितना भी प्रोग्राम डिसेबल इंटरप्ट के बाद की इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन के बाद होगा, वो सारे प्रोग्राम्स विदाउट रिसीविंग एनी इंटरप्ट रन कर जाएंगे बाय यूजिंग दिस डिसेबल। ऐसे ही सिम और रिम इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन हैं, इनका फंक्शन हम लोगों ने जब इंटरप्ट स्टडी किए थे तब भी स्टडी किया था। सिम के केस में क्या है, सेट इंटरप्ट मास्क, और रिम के केस में है रीड इंटरप्ट मास्क। तो दीज टू इंस्ट्रक्शंस आर रिलेटेड टू द मास्किंग ऑफ इंटरप्ट, क्योंकि बिकॉज हमने जो इंटरप्ट पढ़ी थी उसमें एक क्लासिफिकेशन ये भी स्टडी किया था कि वी कैन ऑल्सो मास्क द इंटरप्ट। मीन्स कि कुछ इंटरप्ट ऐसी हैं कि जिनको कि हम मतलब लाइक जैसे कि इंटरप्ट आ गई बट तुरंत हम उनको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया, उनको मास्क कर दिया और उसको हमने उस समय एग्जीक्यूट नहीं किया, बाद में जैसे टाइम मिला तो एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरह की इंटरप्ट मास्केबल इंटरप्ट होती हैं और उनको हमें यहाँ स्पेसिफाई करना होता है। लाइक कि सेट इंटरप्ट मास्क में क्या है कि हमें ये सेट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंटरप्ट जो है वो हमने मास्क की हुई है। तो वो हम इस सिम इंस्ट्रक्शन के थ्रू करते हैं। और ये सिम इंस्ट्रक्शन जो होती है ये भी आपकी 8 बिट का डेटा होता है, जिसमें कि अगर हम बिट नंबर 6-7 की बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू सीरियल आउटपुट डेटा, एसओडी लाइन। इसका हमने पूरा 8 बिट का पैटर्न आप लोगों को जब इंटरप्ट पढ़ाए थे तो डिस्कस किया था, और इसी तरह से रिम का भी 8 बिट का पैटर्न डिस्कस किया था। और उस पैटर्न में जो हम लास्ट बिट की बात कर रहे थे वो सीरियल इनपुट डेटा की है। एंड बिफोर बिफोर द लास्ट बिट हमने वो बिट स्पेसिफाई करी थी कि जिन बिट से हमें ये पता चल सके कि कौन कौन सी इंटरप्ट को मास्क किया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें इस रिम इंस्ट्रक्शन से या इस रिम इंस्ट्रक्शन में जो हम 8 बिट का रजिस्टर यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमने कौन कौन सी इंटरप्ट्स को मास्क किया है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर। ऐसे ही एनओपी है, एनओपी का मतलब है नो ऑपरेशन। ये इंस्ट्रक्शन जैसे ही आएगी तो उस इंस्ट्रक्शन में कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट फिर हम लोग जो स्टडी करेंगे टॉपिक ये है टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम में हम लोग ये देखेंगे कि एट व्हाट टाइम कौन सी इंस्ट्रक्शन आपकी हाई हो रही है, कौन सी इंस्ट्रक्शन लो हो रही है, और कौन सा टास्क जो है वो किस साइकिल में परफॉर्म हो रहा है। तो ये चीज हम टाइमिंग डायग्राम में देखेंगे। तो जैसे कि आपको जो फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर शो हो रहा है, ये फर्स्ट डायग्राम हमारा किस चीज का है, ऑपकोड फैच ऑपरेशन। तो टाइमिंग डायग्राम की जैसे बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मशीन साइकिल्स की बात करेंगे। हम मशीन साइकिल्स में टाइमिंग डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह का जो भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं इसी को टाइमिंग डायग्राम बोला जाता है। तो टाइमिंग डायग्राम हम लोग फैच ऑपरेशन का भी करते हैं, रीड ऑपरेशन का भी, राइट ऑपरेशन का भी। और ये रीड राइट ऑपरेशन आपका आईओ डिवाइस से भी हो सकता है, मेमोरी से भी हो सकता है। तो हर एक की जो टाइमिंग डायग्राम होता है वो सभी का हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा, आप लोग इसको स्टडी करेंगे तो। बट यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं इस टाइमिंग डायग्राम के वो हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेते हैं।
क्लॉक साइकिल्स तो आप लोगों को पता है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। इस तरह से ये क्लॉक साइकिल्स बनी है। जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहां से नेक्स्ट क्लॉक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। लाइक जैसे ये देखिए, ये इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट हुई, उसके बाद में यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि अगेन रिपीटेशन स्टार्ट। तो इस तरह से ये हमारी क्लॉक साइकिल्स हैं। तो टोटल 4 क्लॉक साइकिल्स यहाँ पर बनी हुई हैं। देन फिर IO/M बार का यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये M पे बार भी लगेगा, आप लोग M पे बार लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सिग्नल है, दिस सिग्नल इज हाई इन स्टार्टिंग एंड उसके बाद से ये सिग्नल लो हो गया, मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई। हाई का मतलब 1 और लो का मतलब 0। जैसे S1 और S0 की वैल्यू हम देख रहे हैं, तो ये वैल्यू हाई हो रही है, ये वैल्यू 1। तो जब ये वैल्यू 0 है, इट मीन्स कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन किससे हो रहा है, मेमोरी से हो रहा है। और यही वैल्यू अगर हम इस IO/M बार को अगर हम इस तरह से बनाएंगे, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू हाई है और जो ऑपरेशन हो रहा है वो किससे हो रहा होगा, IO डिवाइस से हो रहा होगा। तो क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 है, इट मीन्स कि मेमोरी से ऑपरेशन हो रहा है। और जैसे कि हम फेच ऑपरेशन की बात करते हैं, जो कि हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो फेच ऑपरेशन में क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच की जाती है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस स्टोर्ड होता है और उस एड्रेस से हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कॉल करते हैं। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम कॉल करते हैं, तो दिस ऑपरेशन इज नोन एज फेचिंग ऑपरेशन, फेचिंग ऑफ ऑपकोड। और जो ऑपकोड फेच करते हैं तो प्रोग्राम हमेशा मेमोरी में स्टोर्ड होता है। दैट इज वाई कि हम जब भी फेचिंग ऑपरेशन करेंगे तो फेच में आप ये याद रखिएगा, ऑलवेज दिस लाइन इज 0। एंड S1 और S0 की जैसे बात कर रहे हैं सेकंड सिग्नल की, तो S1 S0 की हमने एक टेबल आप लोगों के साथ डिस्कस की थी जब हम लोगों ने पिन डायग्राम स्टडी किया। तो इन दैट पिन डायग्राम हमने आप लोगों को बताया था कि S0 और S1 के लिए टोटल इसकी 4 कंडीशंस होती हैं, 1 0 1 1 इस तरह से, 0 0 पे 1 1 पे 0 0 0 1 1 0 और 1 तक। तो इन दोनों में से एक ऑपरेशन रीड होता है, एक राइट होता है। और जब हम 1 1 की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स की फैचिंग ऑपरेशन। तो जब फैचिंग ऑपरेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हो गई वो कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो फैच ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो ये दो आपके इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए या टाइमिंग डायग्राम, ये दो हम लोगों को क्लियर हो गई कि एक्चुअल में क्या टास्क परफॉर्म होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एड्रेस लाइन्स पर। तो जैसे ही ये क्लॉक पल्स आती है, आप देखिए T1 क्लॉक पल्स स्टार्ट हुआ, वैसे ही क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर जिस भी एड्रेस के डेटा को कॉल करना है वो एड्रेस बस में पुट कर देगा। अब इसको पुट करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब ये जो टाइम आपको दिख रहा है, ये जो ये क्रॉस बना हुआ है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कि देयर इज अ स्लाइट डिले। और ये डिले मतलब ये कह सकते हैं कि माइक्रो नहीं नैनो सेकंड्स में होगा, बिकॉज हम क्लॉक साइकिल का भी जब टाइम पीरियड जो है स्टडी कर रहे थे तो ये नैनो माइक्रो सेकंड्स में था। तो ये टाइम बहुत ही कम होता है, बट स्टिल क्योंकि हम यहाँ पर शो कर रहे हैं उस चीज को, तो इसलिए यहाँ पर शो किया गया है। आप लोगों को लाइंस भी जो यहाँ पर शो हो रही हैं, ये लाइंस भी आप देख रहे हैं कि सिग्नल जो है वो पहले 1 था और बाद में 0 हुआ। तो 0 होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बिकॉज ये जो हम टाइम की एक्सिस ले रहे हैं, ये टाइम की एक्सिस हम सेकंड्स में नहीं, हम माइक्रो नहीं नैनो सेकंड्स में ले रहे हैं। और जब नैनो सेकंड्स में ले रहे हैं, तो आप अगर किसी भी लाइट के स्विच को भी ऑन ऑफ करेंगे तो 1 सेकंड लगता है उसको ऑफ होने में। और अगर हम उसी चीज को नैनो सेकंड में शो करेंगे तो नैनो सेकंड में इट विल शो कि स्विच ऑफ करने के बाद में काफी देर बाद जा करके ऑफ हुई लाइट। तो जब हम माइक्रोन्स में या नैनो सेकंड में स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हमें गैप दिखाई पड़ेगा कि 0 से 1 या 1 से 0 जो डेटा हो रहा है वो उसको होने में कितना टाइम लगता है।
So the same thing is expressed in this A8 and A15 also. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एड्रेस है वो एड्रेस पुट किया गया है एंड PCH लिखा हुआ है। इट मीन्स कि हम प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस यहाँ पर डालते हैं और प्रोग्राम काउंटर में एक हाई डेटा होगा और एक लो डेटा होगा, यानी 8 बिट और 8 बिट, टोटल 16 बिट का एड्रेस होता है। तो 8 लोअर बिट्स होंगी और 8 बिट हायर बिट्स होंगे। और A8 से A15 क्योंकि ये केवल 8 बिट्स को होल्ड कर सकता है, तो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, हम जो A8 से A15 है उसमें ये हायर वाला पुट करेंगे और जो लोअर वाली 8 बिट्स है उनको हम पुट करते हैं AD0 से AD7 में। अब AD0 से AD7 में भी देखिए इस क्लॉक साइकिल में यानी फर्स्ट क्लॉक साइकिल में डेटा को पुट किया गया। अब इसमें फर्स्ट क्लॉक साइकिल में डेटा पुट किया गया है। इट मींस कि ये जो AD0 से AD7 वाली लाइन है, इट इज एक्टिंग एज एड्रेस नॉट एज डेटा। बाय बिकॉज यहाँ पर एक एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल आपको दिख रहा है। ये क्या कर रहा है, ये फर्स्ट क्लॉक साइकिल में इसके एड्रेस को इनेबल कर रहा है और उसके बाद देखिए ये लो हो जा रहा है। इट मीन्स कि उसके बाद में फिर ये एड्रेस जो इनेबल था उसको इसने डिसेबल कर दिया और जैसे ही सेकंड क्लॉक साइकिल में ये डिसेबल हुआ, इसने क्या किया, इसने डेटा को पिक करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में हम ALE सिग्नल देते हैं सो दैट कि AD0 से AD7 वाला जो लाइन है ये क्या करे, ये इस लोअर वाले एड्रेस को पिक करे सो दैट कि कंप्लीट 16 बिट का एड्रेस हो जाए। और फर्स्ट क्लॉक साइकिल जैसे ही कंप्लीट होती है मेमोरी के पास एड्रेस पहुंच जाता है और वो उस एड्रेस के अकॉर्डिंग डेटा को इस सेकंड और थर्ड क्लॉक साइकिल में, इस ड्यूरेशन में सेकंड एंड थर्ड क्लॉक साइकिल में डेटा को डेटा लाइन में पुट कर देती है मेमोरी। बट मेमोरी को भी डेटा पुट करने के लिए क्या चाहिए, एक इनेबल सिग्नल चाहिए। तो वो इनेबल सिग्नल कहाँ से मिलता है, RD बार से मिलता है। RD बार क्या करेगा, फर्स्ट क्लॉक साइकिल में तो रीड का ऑपरेशन होगा नहीं क्योंकि उस टाइम पर हम एड्रेस का काम कर रहे हैं, एड्रेस पुट कर रहे हैं एड्रेस पर। तो सेकंड क्लॉक साइकिल से ये वैल्यू लो होगी। लो होने का मतलब क्या है, क्योंकि इस RD में बार लगा हुआ है तो व्हेन इट इज 0 देन ओनली इट विल वर्क। तो जब हम इस सिग्नल की वैल्यू को 0 कर देंगे तो मेमोरी विल नो कि उसको रीड ऑपरेशन करना है। और रीड ऑपरेशन के केस में क्या करेगा कि जो भी एड्रेस इन दोनों एड्रेस बसेस में स्पेसिफाई किया गया है उस एड्रेस के डेटा को डेटा बस में मेमोरी पुट कर देगी एंड रीडिंग ऑपरेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी पिन का जो है आप लोगों को मतलब ये समझने में दिक्कत हुई है? सर एक बार ALE वाला फिर से बता दीजिए। हाँ सर एक बार ALE वाला फिर से बता दीजिए। ठीक है, ALE वाला हम फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए ये वाली जो एड्रेस लाइन है ये इंडिपेंडेंट एड्रेस लाइन है, इसीलिए आपको दिख रहा है कि इसमें हमने हाई वाले 8 बिट डेटा को पुट कर दिया है। लेकिन जो लोअर साइड का 8 बिट डेटा है उसको हम AD0 से AD7 में पुट करते हैं हमको। अब क्योंकि पहला काम तो एड्रेस का है, उसके बाद में डेटा आएगा, तो पहला काम हमको क्या करना है कि इसको हमें एज अ एड्रेस बस यूज करना है। तो जब हमको इस AD0 से AD7 को एज अ एड्रेस यूज करना होता है उस टाइम पर हमें उसको एड्रेस लैच इनेबल करना होता है। तो ये एड्रेस लैच इनेबल जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर के पास पहुंचता है, या ये कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर इस सिग्नल को जनरेट करता है, वैसे ही ये जो AD0 से AD7 है जिसमें हमने बताया था ना मल्टीप्लेक्सिंग होती है, तो वो मल्टीप्लेक्सिंग इसी ALE सिग्नल के थ्रू होती है। फर्स्ट क्लॉक साइकिल में इसने जैसे ही हाई गया, इसने इसके एड्रेस को इनेबल किया और इसने क्या किया, इसने एड्रेस को यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर से ले लिया एंड पहुंचा दिया। और जैसे ही ये ALE सिग्नल आपका लो हो गया, वैसे ही क्या हुआ, इसकी जो एड्रेस लाइन थी वो डिसेबल हो गई और जब एड्रेस लाइन डिसेबल हो गई तो इट मीन्स कि डेटा वाली जो लाइन है वो इनेबल हो गई। या ये कह सकते हैं कि जो एड्रेस और डेटा बस है ये डेटा बस की तरह वर्क करने लगी। तो इन दिस केस क्या होगा कि जैसे ही ये आपका डिसेबल हुई एड्रेस लाइन, वैसे ही इसमें डेटा पुट हो जाता है। तो इन द फर्स्ट क्लॉक साइकिल ओनली हम ALE सिग्नल देते हैं
और इस एली सिग्नल की वजह से क्या होता है कि ये जो लाइन है AD0 से AD7 ये एज अ एड्रेस बस काम करती है इन फर्स्ट क्लॉक साइकिल, और सेकंड क्लॉक साइकिल से हम इसको डिसेबल कर देते हैं। सेकंड क्लॉक साइकिल ऑनवर्ड इट एक्ट एज डेटा बस। एंड ये मतलब सभी ऑपरेशंस के लिए